आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लाल अंक किसी सामान्य बाजार की घबराहट की झलक नहीं है। यह महीनों की कूटनीतिक चालबाजियों, बंद दरवाजों के पीछे लिए गए फैसलों और आखिरकार एक ही रात में दिए गए आखिरी झटके का नतीजा है। 8 अक्टूबर की रात को MOEX रूस इंडेक्स अपने मूल्य में 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ सितंबर 2022 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। इस तीव्र गिरावट के साथ मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज से लगभग 1.3 ट्रिलियन रूबल गायब हो गए, यानी 160 अरब डॉलर। उस रात मॉस्को में जो हुआ वह बाजार में कोई उतार चढ़ाव या अचानक हुई घबराहट में हुई बिकवाली नहीं थी। ये कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा भूकंपी घटना का नतीजा था। रूस में वैश्विक विश्वास का टूटना, एक ही रात में 160 अरब डॉलर का गायब हो जाना एक साम्राज्य के खामोश दिवालियेपन का प्रतीक था। यह कोई भावनात्मक घबराहट में की गई बिक्री नहीं थी, बल्कि खाली करने का एक सोची समझी और रणनीतिक फैसला था। दशकों से रूस में आ रही विदेशी पूंजी तेल के पैसों से इन विशाल कंपनियों को फूला फूला कर देने वाले धन को अचानक वापस जाने का आदेश मिल गया। गज़प्रोम, रोसनेफ्ट और सरबैंक जैसी रूसी आर्थिक दिग्गज कंपनियां अचानक खोखली हो गईं, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और विश्वास जो उन्हें मूल्यवान बनाता था अब खत्म हो चुका था। सिर्फ न्यूयॉर्क या लंदन स्थित पश्चिमी विशाल निवेश कोष ही इस संकेत को समझ नहीं पाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बीजिंग, मुंबई और यहां तक कि रूस के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले कुछ राजधानियों के निवेशक भी इस पलायन में शामिल हो गए। उस रात हुए वित्तीय नरसंहार को समझने के लिए पारंपरिक बाजार विश्लेषण को दरकिनार करना होगा। जो हुआ वह आपूर्ति और मांग में व्यवधान या निवेशकों का क्षणिक घबराहट में डूब जाना नहीं था। इन सब का मुख्य कारण अमेरिका और रूस के बीच संबंधों का अपरिवर्तनीय पतन था। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के फैसले का अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए केवल एक ही मतलब था। रूस अब नियमों से खेलने वाला खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि एक अप्रत्याशित और रेडियोधर्मी बहिष्कृत राज्य बन गया था, जो वैश्विक व्यवस्था को गति प्रदान कर रहा था। किसी देश में वैश्विक पूंजी का विश्वास रातों रात नहीं मरता। धीरे धीरे फैलते कैंसर की तरह यह वर्षों में कदम दर कदम खत्म होता है। 8 अक्टूबर की रात को हमने जो संपूर्ण पतन देखा वह दरअसल दशकों से चले आ रहे पतन का अंतिम और सबसे दर्दनाक चरण था। उस रात जब पुतिन ने ट्रिगर दबाया तो असल में उन्होंने बरसों पहले ही गोली अपने चैम्बर में डाल ली थी। ये वो पत्थर हैं जिन्होंने भरोसे की मौत का रास्ता बनाया, उन सड़ी हुई नींव से लेकर अंतिम टूटने के पल तक। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सड़ी हुई नींव ही थी। 2000 के दशक की शुरुआत में सत्ता में आने के बाद पुतिन ने जो आर्थिक मॉडल बनाया वह एक सड़ी हुई नींव वाला ढांचा था, जो चमकदार गगनचुंबी इमारतों और आलीशान शॉपिंग मॉल के पीछे छिपा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक रिपोर्टों में वर्षों से उजागर किए गए 3 घातक पाप इस ढांचे की नींव को कुतर रहे थे। व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, कानून के शासन का पूर्ण क्षरण और एक कुलीन तंत्रीय ढांचा। रूस में व्यवसाय शुरू करना या निवेश करना किसी पूर्वानुमेय कानूनी व्यवस्था पर नहीं, बल्कि क्रेमलिन में सही लोगों को जानने पर निर्भर करता था। संपत्ति के अधिकार रातों रात बदल सकते थे, अदालती आदेश से नहीं बल्कि टेलीफोन पर आदेश से। इस स्थिति ने रूस को हमेशा से एक उच्च जोखिम वाला बाजार बना दिया था, जो वाइल्ड वेस्ट के नियमों से संचालित होता था। तेल की ऊंची कीमतों से होने वाले भारी मुनाफे के लालच में निवेशकों ने कुछ समय के लिए इस जोखिम की ओर से आंखें मूंद लीं। हालांकि सभी जानते थे कि इस ढांचे में भरोसे की नींव पहले ही दरक चुकी थी और पहले ही बड़े तूफान में ढहने के लिए अभिशप्त थी। वह पहला बड़ा तूफान 2014 में क्रीमिया के विलय और पहली बड़ी दरार के साथ आया, जब रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हुए क्रीमिया पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। तो वैश्विक पूंजी के लिए पहली चेतावनी जारी हुई। यह पहली स्पष्ट घोषणा थी कि रूस न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियमों के अनुसार काम नहीं करेगा, और यह कि वह एक अविश्वसनीय और आक्रामक शक्ति है। हालांकि उस समय लगाए गए शुरुआती पश्चिमी प्रतिबंध आज के प्रतिबंधों की तुलना में हल्के थे, लेकिन उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था। उस दिन रूस में भरोसे को पहली बार गहरा झटका लगा। कई पश्चिमी फंडों ने अपनी जोखिम धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और रूस में अपने निवेश को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। 2014 भरोसे की मौत की प्रक्रिया में एक अपरिवर्तनीय विराम बिंदु था और अंततः वैश्विक व्यवस्था से अंतिम विराम आत्महत्या का कारण बना।
यूक्रेन पर पूरी तरह से आक्रमण करने का आदेश और उसके बाद अमेरिका के साथ संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने वाले कूटनीतिक कदमों का मतलब था कि पुतिन ने पहले से ही जर्जर विश्वास के ढांचे के नीचे से आखिरी सहारा खुद ही खींच लिया। आक्रमण के आदेश के साथ पुतिन ने वैश्विक व्यवस्था को यह संदेश दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक तर्कसंगतता या स्थिरता मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। मैं बस अपने साम्राज्यवादी सपनों का पीछा कर रहा हूं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाने के लिए तैयार हूं। वैश्विक पूंजी यही आखिरी बात सुनना चाहती थी। उस पल रूस में निवेश करना सिर्फ जोखिम भरा नहीं रह गया, यह नैतिक और रणनीतिक आत्महत्या बन गई। अपने भू राजनीतिक दांव के लिए पुतिन ने अपने हाथों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश के विश्वास का आखिरी बंधन भी तोड़ दिया। 8 अक्टूबर की रात जो हुआ वह इस आत्महत्या के वित्तीय परिणाम से ज्यादा कुछ नहीं था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को एक रास्ता सुझाया था, क्योंकि वैश्विक बाजारों और भू रणनीति में पुतिन का रूस एक शक्तिशाली खिलाड़ी था। ट्रंप के इस प्रस्ताव के जरिए पुतिन ने 2 महीने पहले ही रूसी लोगों को उम्मीद दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित अलास्का शिखर सम्मेलन की बदौलत अमेरिका के साथ संबंध फिर से पटरी पर आ जाएंगे। वॉशिंगटन के भारी प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव टूट जाएगा। यह परिदृश्य हफ्तों तक सरकारी मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा। क्रेमलिन ने इस संभावना को एक कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया। घरेलू आर्थिक कठिनाइयां, अग्रिम मोर्चे पर नुकसान और रूबल के अवमूल्यन ने अस्थायी रूप से इस उम्मीद को ढक दिया। थोड़े समय के लिए, लेकिन प्रभावी रूप से यह उम्मीद रूसी वित्तीय बाजारों में भी दिखाई दी। मोएक्स सूचकांक में तेजी आई, रूसी कंपनियों के शेयरों का मूल्य बढ़ा और निवेशकों ने डॉलर की खरीदारी धीमी कर दी। कुछ टिप्पणीकारों ने तो इस प्रक्रिया को पुतिन के शांति संकेत से उपजी शेयर बाजार की तेजी तक बताया। हालांकि यह नाजुक आशावाद ज्यादा दिन नहीं चला। 2025 की गर्मियों के बाद वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हफ्तों तक बढ़ता कूटनीतिक तनाव, खासकर जासूसी के आरोपों, परमाणु खतरों और बाल्टिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को लेकर 8 अक्टूबर को उस हद तक बढ़ गया जहां से वापसी संभव नहीं थी। यह एक सुनियोजित और अपरिहार्य पतन था जो एक भू राजनीतिक दरार के टूटने का परिणाम था। रूसी अधिकारियों ने भी इस स्थिति को खुले तौर पर स्वीकार किया। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि रूस अमेरिका संबंधों का ढांचा दरक रहा है और ढह रहा है, दरारें नींव तक पहुंच गई हैं। इस बयान ने निवेशकों के विश्वास को, जो पहले से ही कमजोर था, तुरंत ध्वस्त कर दिया। नतीजतन कई महत्वपूर्ण कंपनियों, खासकर देश की सबसे बड़ी ऊर्जा और वित्तीय कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के बावजूद गैज़प्रोम ने एक ही दिन में अपने मूल्य का 4.1% खो दिया। रूस के सबसे बड़े बैंक्सर बैंक के शेयर 4.9% गिर गए, क्योंकि निवेशक इसे एक जोखिमपूर्ण संपत्ति मानने लगे। ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रोसनेफ्ट के शेयर 2.5% गिर गए, जबकि राष्ट्रीय एयरलाइन एयरोफ्लोट के शेयरों के मूल्य में 5% की गिरावट आई। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अस्थिरता और इस्पात निर्यात में कठिनाइयों के कारण औद्योगिक एवं धातु क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सेविस्टल को लगभग 5% का नुकसान हुआ। हालांकि यह गिरावट केवल इन्हीं कंपनियों तक सीमित नहीं रही। मेचेल और रोस्टेलकम जैसी अन्य प्रमुख कंपनियों के मूल्य में भी 6% से अधिक की गिरावट आई। लेकिन इस फैसले का असली मतलब कूटनीतिक नोटों में नहीं, बल्कि ग्लोबल कैपिटल द्वारा पढ़े गए संकेतों में छिपा था। यह संकेत बेहद स्पष्ट और निर्मम था। ग्लोबल कैपिटल की भाषा में कहें तो यह एक भयावह संकेत था जिसका मतलब सिर्फ एक ही था: रूस के साथ व्यापार का युग समाप्त हो गया है। यह सिर्फ नई प्रतिबंध सूची या कुछ कुलीन वर्ग की संपत्ति जब्त करने से कहीं ज्यादा था। यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था द्वारा रूस को एक निवेश अयोग्य बहिष्कृत राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर चिह्नित करने का प्रयास था। सुरक्षित पनाहगाहों की तलाश में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाले फंडों के लिए इसका मतलब था कि नक्शे के एक हिस्से को अचानक काले रंग से रंग दिया गया और उसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस संकेत की ताकत इसकी सार्वभौमिकता में निहित थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दहशत नहीं बल्कि व्यापक और तर्कसंगत पूंजी पलायन हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पलायन सिर्फ पश्चिमी देशों से ही नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी सहयोगियों का भी रूस पर से भरोसा उठना शुरू हो गया था। बीजिंग और नई दिल्ली, जिन्हें क्रेमलिन वर्षों से रणनीतिक साझेदार और पश्चिम के विकल्प के रूप में प्रचारित करता रहा था, से आने वाली पूंजी ने भी उन्हीं घंटों में रूस से बाहर निकलने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए।
यहाँ तक कि रूस के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कजाकिस्तान के निवेशक भी मॉस्को में अपनी संपत्ति किसी भी कीमत पर बेचने की बेरहम होड़ में शामिल हो गए, क्योंकि अब मुद्दा मुनाफा कमाने या घाटे को कम करने का नहीं था, बल्कि उस बाजार से पूरी पूंजी बचाने का था जो कुछ ही घंटों में जहरीला हो गया था। ये कोई हड़बड़ी में की गई बिक्री नहीं थी। सैकड़ों अलग अलग लोग एक ही समय में एक ही तर्कसंगत निर्णय ले रहे थे। डूबते जहाज को सबसे पहले छोड़ने वाले बने। जब यह मुख्य पतन सामने आ रहा था तो कुछ गौण कारक भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। यूक्रेन की अग्रिम मोर्चे पर रणनीतिक सफलताओं की खबरें, जिसने रूसी रक्षा सिद्धांत को तहस नहस कर दिया, सैन्य विश्लेषकों की रिपोर्टों में नहीं बल्कि निवेशकों के जोखिम एल्गोरिदम में गूंज रही थीं। रूस का गहराता घरेलू ईंधन संकट और रिफाइनरियों में आग लगने से उत्पादन में व्यवधान इस बात का सबसे ठोस सबूत थे कि देश का आर्थिक इंजन पहले से ही लड़खड़ा रहा था। अकेले इन गौण कारकों ने शायद इतनी बड़ी गिरावट का कारण नहीं बनाया होगा। हालांकि कूटनीतिक सर्वनाश से उत्पन्न मुख्य आघात की लहर के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने सुधार की किसी भी उम्मीद को खत्म कर दिया, पतन को और तेज कर दिया और इसे अपरिवर्तनीय बना दिया। उस रात मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज का न केवल मूल्य कम हुआ, वैश्विक व्यवस्था में इसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। यह एक ठोस और विनाशकारी कीमत थी जो 14 करोड़ लोगों वाले देश के भविष्य से छीन ली गई। कूटनीतिक बिसात पर एक अहंकारी चाल की कीमत आम रूसी नागरिकों को अपनी रसोई, अपनी सेवानिवृत्ति के सपनों और अपने बच्चों के भविष्य में सीधे चुकानी पड़ी। इस दिवालियापन का निर्मम प्रभाव रूसी समाज और युद्ध मशीन में गहराई तक समा गया। पहला और सबसे क्रूर प्रहार जनता के पैसे पर पड़ा। यह एक 160 अरब डॉलर सिर्फ लंदन में कुछ कुलीन वर्ग के बंगलों की कीमत नहीं थी। इस पैसे का बड़ा हिस्सा उनके जीवन में सरकारी बैंकों में जमा राशि में और स्थानीय कंपनियों में छोटे छोटे निवेशों में बंद था। रातों रात शिक्षकों, डॉक्टरों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों की बचत लगभग खत्म हो गई। जिन लोगों ने सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा किया था और क्रेमलिन के प्रचार द्वारा वर्षों से सुनाई जा रही मजबूत और स्थिर रूस की परिकथा पर विश्वास किया था, उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात सहना पड़ा। यह न केवल धन की हानि थी बल्कि एक सामाजिक अनुबंध का भी विघटन था। राज्य अपने नागरिकों के कल्याण की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। इसके बजाय उसने उन्हें अपने राजनीतिक कारनामों की आग में झोंक दिया। कूटनीतिक गलतियों की कीमत जनता को चुकानी पड़ी। दूसरी ओर रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण लहर ने रूस की युद्ध मशीनरी को प्रभावित किया। आधुनिक युद्ध न केवल टैंकों और मिसाइलों से लड़े जाते हैं बल्कि उनके उत्पादन, रखरखाव और तैनाती के लिए विशाल आर्थिक शक्ति से भी लड़े जाते हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी वैश्विक पूंजी तक पहुंच पूरी तरह से खत्म हो गई हो और जिसकी वित्तीय विश्वसनीयता नष्ट हो गई हो, वह लंबे समय तक एक आधुनिक सेना का वित्त पोषण नहीं कर सकता। इस पतन ने रूसी रक्षा उद्योग की जीवन रेखा को तोड़ दिया। उच्च तकनीक वाली हथियार प्रणालियों के लिए आवश्यक विदेशी घटकों को आयात करने की क्षमता समाप्त हो गई। युद्ध की भारी लागत को पूरा करने के लिए उधार लेने की क्षमता भी समाप्त हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों और प्रतिभाशाली इंजीनियरों को बनाए रखने की उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और परिणाम स्वरूप निवेश आकर्षित करने की अपनी क्षमता खो दी है, प्रतिभाशाली लोगों को भविष्य नहीं दे सकती। यह युद्ध उद्योग की अचानक मृत्यु नहीं है बल्कि एक धीमा और दर्दनाक क्षरण, तकनीकी पतन और अंततः पतन है। उस रात शेयर बाजार में जो हुआ वह सिर्फ एक वित्तीय आपदा ही नहीं थी बल्कि पुतिन की युद्ध मशीन के नीचे लगाया गया एक टाइम बम भी था। युद्ध का मैदान अब सिर्फ यूक्रेन की कीचड़ भरी खाइयां नहीं थीं बल्कि मॉस्को का शेयर बाजार भी था और वहां होने वाला नुकसान कहीं ज्यादा स्थायी होने वाला था। तो पुतिन कहां चूक गए? दरअसल नतीजे बिल्कुल साफ थे। क्रेमलिन जो वर्षों से पश्चिम के साथ तनाव की नीति पर पलता रहा था और देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार विदेश में दुश्मन पैदा करता रहा, यह अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि इस रणनीति की एक समाप्ति तिथि है। अमेरिका के साथ संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने वाले हालिया कूटनीतिक कदम दरअसल पुतिन द्वारा पहले से ही टूट रही विश्वास की नींव से आखिरी पत्थर अपने हाथों से उखाड़ने के समान थे। यह रणनीतिक अंधता थी। क्रेमलिन ने खुद को यह यकीन दिला लिया था कि बाकी दुनिया हमेशा रूसी ऊर्जा और कच्चे माल पर निर्भर रहेगी और इसलिए उसके सबसे क्रांतिकारी राजनीतिक कदमों का भी कोई आर्थिक परिणाम नहीं होगा।
हालांकि वे यह भूल गए कि 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था पाइपलाइनों की तुलना में डिजिटल गति से चलने वाले और एकल मुद्रा से संचालित होने वाले पूंजी प्रवाह पर ज्यादा निर्भर है। भरोसा। पुतिन ने ट्रिगर दबाकर न सिर्फ एक कूटनीतिक पुल जला दिया, उन्होंने अपने हाथों से अपने देश के वैश्विक पूंजी महासागर में प्रवेश के आखिरी रास्ते पर भी बमबारी कर दी। 8 अक्टूबर की घटनाएं इस लंबी और दर्दनाक यात्रा का अपरिहार्य अंतिम पड़ाव थीं। जैसे ही वित्तीय बर्बादी का धुआं छांटा, क्रेमलिन का प्रचार तंत्र तुरंत पूरी क्षमता से काम करने लगा। सरकारी नियंत्रण वाले टेलीविजन चैनल, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकारी अधिकारी सभी एक स्वर में एक ही कहानी सुनाने लगे। उनके अनुसार यह पश्चिम द्वारा किया गया एक सट्टा हमला था। रूस के उदय से भयभीत शत्रुओं द्वारा बाजारों में हेराफेरी करके पैदा किया गया एक कृत्रिम संकट। इस आख्यान का वर्षों से घरेलू जनमत को नियंत्रित करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा था। लेकिन इस बार दीवार में एक दरार इतनी बड़ी थी कि उसके पीछे छिपना नामुमकिन था। इस बार वजह कोई काल्पनिक बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि क्रेमलिन की अपनी हरकतें थीं, और इस सच्चाई को छुपाना नामुमकिन था। प्रचार की दीवार के ढहने का कारण साफ था। इस संकट का कारण जटिल वित्तीय एल्गोरिदम या गुप्त सट्टेबाजों की हरकतें नहीं थीं, बल्कि एक बेहद ठोस घटना थी जो सबके सामने घटी। रूस ने अपने हाथों से पश्चिम के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए। क्रेमलिन अपने लोगों से कह सकता था कि बाजार ने हम पर हमला किया, लेकिन यह नहीं कह सकता था कि हमने दुनिया से संवाद के सारे रास्ते बंद कर दिए, और नतीजा यह हुआ कि सब ने अपना पैसा निकाल लिया। यह कमजोरी नहीं, बल्कि आत्महत्या की स्वीकारोक्ति होती। राज्य के आधिकारिक बयानों का मजाक उड़ाते हुए हजारों टिप्पणियां सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर फैल गईं। आम लोग भी समझ सकते थे कि यह कोई संयोग नहीं था कि शेयर बाजार में गिरावट राजनयिक संबंधों के टूटने की खबर के कुछ ही घंटों बाद शुरू हुई। यही वह क्षण था जब क्रेमलिन सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण की लड़ाई हार गया। सच्चाई इतनी नंगी थी कि प्रचार उसे छिपा नहीं सका। इस स्पष्ट विफलता के बाद शासन ने दमन और नियंत्रण का सहारा लिया, जो उसे सबसे बेहतर आता था। लोगों के दैनिक जीवन पर दिवालियापन के प्रभाव को कम करने और बैंकों में व्यापक दहशत को रोकने के लिए एक तरह का वित्तीय मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। पूंजी नियंत्रण लागू कर दिए गए, विदेशी मुद्रा निकासी पर प्रतिबंध लगा दिए गए, और कंपनियों पर विदेश में धन हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध दिया गया। कागज पर यह कदम हालात को काबू में करने के लिए उठाए गए कदम लग सकते थे, लेकिन असल में ये हताशा भरे कदम थे, मानो डूबते जहाज में पड़े बड़े बड़े छेदों को नंगे हाथों से बंद करने की कोशिश की जा रही हो। ये मरहम पट्टी तो थे, लेकिन अंदरूनी रक्तस्राव को रोकने की ताकत उनमें नहीं थी। इन घबराहट भरे फैसलों ने विदेशी निवेशकों को एक और संदेश दिया: आपका पैसा इस बाजार में फंस सकता था। इससे पूंजी के बचे खुचे टुकड़ों के भी पलायन का एक और कारण बन गया। संकट को संभालने की कोशिश में क्रेमलिन ने इसे और गहरा कर दिया और अपनी पूरी नग्नता में उस सजा की अपरिहार्य वास्तविकता को उजागर कर दिया जो उसने खुद पर थोपी थी। 8 अक्टूबर की रात जो हुआ वह सिर्फ 160 अरब डॉलर का नुकसान नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक क्षय और मात थी जिसने वैश्विक मंच पर रूस की जगह और भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। इस हार के दीर्घकालिक परिणाम तात्कालिक वित्तीय आघात से कहीं ज्यादा विनाशकारी और स्थायी हैं। उस रात रूस ने न सिर्फ अपनी दौलत खो दी, बल्कि अपनी आर्थिक संप्रभुता और आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि भी खो दी। सालों से पुतिन का सबसे बड़ा प्रचार हथियार यह दावा रहा है कि रूस एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, संप्रभु आर्थिक शक्ति है, पश्चिम पर निर्भर नहीं। यह दावा उस रात चकनाचूर हो गया। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से बहिष्कृत रूस अब खुद को एक ब्लैक होल में बदल चुका है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश कोष, कोई भी पेंशन कंपनी, कोई भी गंभीर पूंजी अब निकट भविष्य में रूस में निवेश करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यह स्थिति रूस को एक संकीर्णतम गतिरोध की ओर धकेल रही है, जिससे अंततः उसके पास बचने का केवल एक ही रास्ता बचता है: चीन के प्रति पूर्ण समर्पण। मास्को द्वारा पश्चिम के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर देने से न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक आत्महत्या भी हुई है। क्रेमलिन की अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने, औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने, उच्च तकनीकों तक पहुंच बनाने और अपनी युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता अब पूरी तरह से चीन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण लाइनों, निवेश प्रवाह, स्पेयर पार्ट्स और बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर है।
बहुध्रुवीय विश्व के दावे पर वर्षों से टिका पुतिन का संप्रभुता का दावा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्भरता के इस नए रिश्ते में चीन पश्चिम की तुलना में कहीं अधिक कठोर, अधिक व्यावहारिक और अधिक हित संचालित पक्ष है। बीजिंग रूस के पतन को कूटनीतिक संकट के रूप में नहीं बल्कि एक भू आर्थिक अवसर के रूप में देखता है। इस अवसर का नाम है पूर्ण आर्थिक प्रभाव। रूस अब चीन को ऊर्जा बेचते समय कीमतें तय नहीं कर सकता और न ही तकनीक खरीदते समय शर्तें थोप सकता है। सीमा शुल्क संघों, मुद्रा विनिमय, सीमा पार निवेश पर चर्चाएं, ये सभी मास्को के नहीं बल्कि बीजिंग के हितों पर केंद्रित एक प्रणाली में तब्दील हो रही हैं। रूस की विशाल प्राकृतिक गैस परियोजनाएं अब चीन की खरीदारी की इच्छा पर निर्भर हैं। यहां तक कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन भी इस एकतरफा निर्भरता का प्रतीक बन गई है। दूसरा प्रमुख रणनीतिक परिणाम केवल आर्थिक उथल-पुथल नहीं है बल्कि रूस के भविष्य का गिरवी रखना है। हम एक गहरे और स्थायी संरचनात्मक पतन की बात कर रहे हैं, किसी अस्थायी संकट की नहीं, क्योंकि 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की असली पूंजी अब प्राकृतिक संसाधन नहीं रहे। यह नवाचार, उन्नत तकनीक और उच्च दक्षता है। इन तीनों तत्वों का एक ही ईंधन है, निवेश, और निवेश का एक ही स्रोत है, विश्वास। हालांकि 8 अक्टूबर की रात को आए वित्तीय भूचाल ने रूसी बाजारों में इस भरोसे को लगभग शून्य कर दिया। शेयर बाजारों के धराशायी होने से न सिर्फ उस दिन के धनी लोग गायब हो गए बल्कि भविष्य में बनने वाले कारखाने, सॉफ्टवेयर कंपनियां, अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय प्रयोगशालाएं भी गायब हो गईं, क्योंकि पूंजी असुरक्षा बर्दाश्त नहीं करती। वैज्ञानिकों, उद्यमियों और निवेशकों के लिए पूर्वानुमानशीलता, आर्थिक स्थिरता जितनी ही महत्वपूर्ण है। उस रात क्रेमलिन ने इन दोनों स्तंभों को ध्वस्त कर दिया। इसका मतलब है कि रूस ने अपने विकास के इंजन पर इस तरह से ताला लगा दिया है कि वह आने वाले दशकों तक इससे उबर नहीं पाएगा। ऐसे आर्थिक माहौल में जहां नई तकनीकों का विकास नहीं हो सकता, उत्पादन श्रृंखलाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता और प्रतिभा पलायन को रोका नहीं जा सकता, रूस न केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि भी खो रहा है। जहां एक ओर प्रतिद्वंद्वी देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं, वहीं रूस अभी भी सोवियत काल के कारखानों को बचाए रखने और लोहा इस्पात उत्पादन जैसे आदिम क्षेत्रों पर निर्भर रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब है कि एक महाशक्ति धीरे धीरे तीसरी दुनिया की श्रेणी में आ रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि यह पतन बाहर से थोपा नहीं गया था बल्कि क्रेमलिन द्वारा स्वयं किया गया एक प्रकार का आत्मनपुंसकता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग होने के लिए उठाया गया हर कदम वास्तव में देश की तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक जीवन रेखाओं को काट रहा था। निर्णयों की यह श्रृंखला, जिसकी कीमत न केवल आज बल्कि कल भी चुकानी पड़ी है, एक ऐसा देश है जो चुपचाप अपने भविष्य को अंजाम दे रहा है। नतीजा साफ है, जो लोग भरोसा खो देते हैं वे अपना भविष्य भी खो देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको रूस के आर्थिक भविष्य, क्रेमलिन की रणनीतिक गलतियों और समाज पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों के बारे में एक नया नजरिया दिया है, और अगर आप देख पा रहे हैं कि यह पतन न केवल युद्ध के कारण बल्कि गलत फैसलों के कारण भी गहरा हुआ है, तो अपना समर्थन जरूर दें। आप वीडियो को लाइक करके हमें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमें इस तरह की सामग्री जारी रखने में मदद कर सकते हैं। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना, प्रश्न पूछना या आगे के विश्लेषण के लिए सुझाव देना न भूलें। याद रखें, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह इस बात का भी दस्तावेज है कि कैसे एक व्यवस्था अपने ही हाथों ढह गई। मिलते हैं अगले वीडियो में।